सभी को नमस्कार। मैं प्रभात कुमार बिश्नोई, प्रवक्ता अर्थशास्त्र, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, इकोनॉमिक्स डिस्ट्रिक्ट पॉइंट पर आप सब बच्चों और अपने व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं एक नया टॉपिक। सभी छात्रों का अभिवादन और सभी व्यूअर्स का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थ तथा परिभाषा एवं क्षेत्र। तो आज के इस टॉपिक में हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में ये जो है अर्थशास्त्र के परिचय में ही आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे व्यष्टि अर्थशास्त्र अथवा समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोफेसर रेगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र के अध्ययन या विश्लेषण के आधार पर अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है। एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का अर्थ होता है छोटा या सूक्ष्म, तो इसलिए इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, इसको व्यक्तिगत अर्थशास्त्र भी कहते हैं। समष्टि या मैक्रो का अर्थ होता है बड़ा, जबकि माइक्रो का अर्थ मैंने बताया स्मॉल, तो मैक्रो का अर्थ क्या होगा? लार्जेस्ट। ठीक है, तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है ये पूरी अर्थव्यवस्था के बड़े समूहों का अध्ययन करता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को आपको समझाते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र ये ग्रीक भाषा के मिक्रोस शब्द से बना है। मिक्रोस शब्द का अर्थ होता है स्मॉल, छोटा, स्मॉल। ठीक है ना, स्मॉल, छोटा। जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा सूक्ष्मदर्शी, एक छोटी सी चीज को बड़ा करके देखते हैं सूक्ष्मदर्शी में। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत परिवार, व्यक्तिगत मजदूरी, व्यक्तिगत कीमतों, व्यक्तिगत उद्योग, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत या वस्तु, इनका अध्ययन करते हैं, यानी व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स शब्द है, तो माइक्रो शब्द का अर्थ होता है ग्रीक भाषा का जो ये हमने लिखा है माइकोस, इसका अर्थ है छोटा, अर्थात स्मॉल, छोटा। तो यानी माइकोस से माइक्रो बना है। और इकोनॉमिस्ट मतलब आप जानते हैं अर्थशास्त्र, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र ये मैक्रो है, तो ये मैक्रो शब्द से बना है, MAKROS, मैक्रोस। इसका अर्थ होता है बड़ा, समझ रहे ना, बड़ा यानी कि व्यापक अथवा बड़ा। तो इसी को हम कहेंगे व्यापक अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र को हम कहते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र को हम कहते हैं व्यापक अर्थशास्त्र। तो इस नाम से भी हम इसको पुकारते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मैंने आपको अर्थ बताया अभी। ग्रीक भाषा के माइक्रो शब्द से यानी कि माइकोस शब्द से बना है। बोल्डिन ने इसकी परिभाषा दी है
क्या बोर्ड ने परिभाषित है? विशिष्ट अर्थशास्त्र में एक फर्म एक ग्रस्त व्यक्तिगत कीमत, मजदूरी, आय, उद्योग तथा वस्तु का अध्ययन किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र क्या है? यानी ये एक व्यापक अर्थशास्त्र है, यानी पूरी अर्थव्यवस्था अथवा अर्थव्यवस्था के बड़े समूह का अध्ययन करता है समष्टि अर्थशास्त्र। इसमें जैसे कीमत स्तर, सामान्य कीमत स्तर, जनरल प्राइस लेवल, सार्वजनिक आय, राष्ट्रीय आय, ठीक है, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, कुल आय, कुल उपभोग, कुल निवेश, कुल ऋण। तो ये कुल का टोटल का अध्ययन करता है, समझ चाहिए, ठीक है। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र का हम क्षेत्र देखें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र को हम इन 4 पॉइंटों में डिवाइड करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला पॉइंट है मांग का सिद्धांत। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग का जो सिद्धांत है, इसके अंतर्गत हम किन तथ्यों का अध्ययन करते हैं? क्योंकि मांग का सीधा संबंध आवश्यकता से है, आवश्यकता की संतुष्टि से है। जब आवश्यकता यानी कि हम मांग करते हैं तो किस लिए करते हैं? आवश्यकता संतुष्टि है तो मांग करते हैं, अर्थात संतुष्टि का मतलब उपयोगिता। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से क्या चाहता है? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। किस प्रकार प्राप्त करता है? तो उपभोक्ता की का जो संतुलन है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे उपभोग से संबंधित सिद्धांत, नियम जैसे सम सीमांत उपयुक्त राष्ट्रीय नियम हुआ, ठीक है। सबसे पहले तो तुष्टिगुण है, तुष्टिगुण के लक्षण, विशेषताएं इत्यादि सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र जो है छोटी इकाइयों का अध्ययन करता है। तो यहाँ पर उपभोक्ता का संतुलन यानी कि करना चाहिए उपयोगिता विश्लेषण और उदासीनता विश्लेषण। तो इसमें जो है ना, ये कहना चाहिए कि जो आपके कई उपभोग से संबंधित सिद्धांत हैं उनका भी अध्ययन करते हैं, क्योंकि आवश्यकता कहती है मांग और आवश्यकता संतुष्टि, अधिकतम संतुष्टि, ये सब मांग के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। समझ गए होंगे, ठीक है। दूसरा है उत्पादन का सिद्धांत। अब उत्पादन है तो कोई भी फर्म उत्पादन करती है जब, तो विविध प्रकार की लागतें उसमें जरूर लगाती है, ठीक है ना। कौन कौन सी लागतें लगाती है? अनेक प्रकार की। अब कौन कौन सी लागतें होती है? जैसे कुल उत्पादन लागत क्या है, फिर सीमांत लागत, औसत लागत, परिवर्तनशील लागत, अवसर लागत, स्थिर लागत, स्थिर और परिवर्तनशील लागत, अवसर लागत है, ठीक है। दुनिया भर की लागत है। चलिए उनके बारे में बीच में हम पढ़ते हैं। यानी उत्पादन के नियमों के बारे में, उत्पादन के सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं। उत्पादन के साधन, उत्पादन किस प्रकार होता है, ये सब इसमें आएगा। तो उत्पादन का सिद्धांत जो है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक क्षेत्र है। इसमें उत्पादन फलन और उत्पादन से संबंधित नियमों का भी अध्ययन हमने करना है। तो देखिए, उत्पादन फलन बड़े पैमाने के प्रतिफल, पैमाने के प्रतिफल, ठीक है। उत्पादन फलन क्या होता है ना, पी ये जो है प्रोडक्शन, ये फलन होता है किसका, किस किसका होता है? यानी हम इसमें कौन कौन से साधन लगाते हैं? तो भूमि लगाते हैं ना, श्रम, पूंजी, है ना, साहस। तो इन सभी साधनों का फलन है ये, ठीक है ना। उत्पादन फलन
इसमें बड़े क्लास में आप जाओगे ना तो कॉफ डगलस उत्पादन फलन, हेरोडोमस उत्पादन फलन, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने फलन दे रखे हैं। खैर, तो उत्पादन फलन को, उत्पादन के नियमों की बात करने तो उत्पादन के जो नियम है वो 3 है। वैसे तो एक ही है, लेकिन 2 नियम जो हैं वो, एक जो नियम है उसकी अस्थायी अवस्थाएं कहलाती है। कौन सा है वो नियम? वो है क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम। ठीक है, उत्पादन के नियम क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम। शेष 2 नियम और बचे। तो वो 2 नियम है, एक है उत्पादन वृद्धि नियम और दूसरा है उत्पादन स्थिर नियम। तो इससे पहले जो होता है वो उत्पादन वृद्धि नियम लागू होता है, उत्पादन वृद्धि नियम, और उसके बाद उत्पादन स्थिर नियम। और बाद में क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम अंत में लागू होता ही होता है, चाहे किसी भी प्रकार की अर्थव्यवस्था हो। तो उत्पादन लागत सिद्धांत में विभिन्न प्रकार के उत्पादन के साधन, यानी विभिन्न प्रकार की लागतों का न्यूनतम संयोग है ना, उत्पादन लागत यानी कि उत्पादन लागत का न्यूनतम संयोग वगैरह, ये तो बीए क्लास में बाद में पढ़ोगे आप जाके। ठीक है, उत्पादन के फलन, पैमाने के प्रतिफल, घटते प्रतिफल, बढ़ते प्रतिफल, स्थिर प्रतिफल, उत्पादन के नियम क्रमागत, यानी सबसे पहले उत्पादन वृद्धि नियम, उत्पादन स्थिर नियम, और उसके बाद क्रमागत उत्पत्ति ह्रास नियम। तो इन सब का अध्ययन हम उत्पादन के सिद्धांत में पढ़ते हैं। कीमत निर्धारण, अभी वस्तु कीमत निर्धारण जो है ये, इसको हमने पढ़ना है। कोई वस्तु बाजार की विभिन्न दिशाओं के अंतर्गत खरीदी और बेची जाती है। अब बाजार की बात कर ले तो अर्थशास्त्र में तो बाजार बहुत है, बाजार का अध्ययन कीमत निर्धारण में करेंगे। आप तो सामान्य बोलचाल की भाषा में बाजार शब्द का अर्थ समझते हैं उस स्थान से जहां पे वस्तु खरीदी और बेची जाती है। नहीं भाई ना, अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय उस स्थान से नहीं होता जहां पे वस्तु खरीदी और बेची जाती है, अपितु उस क्षेत्र से होता है जिसमें किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं, उनमें प्रतियोगिता होती है, जिसके कारण समस्त बाजार में किसी वस्तु का मूल्य सुगमता तथा सरलता से एक होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो बाजार का ज्ञान हमको मिलेगा कहाँ? कीमत निर्धारण में। देखिए, मैं आपको बाजार जब समझाऊंगा तो मैं बताऊंगा आपको कि प्रतियोगिता के आधार पर बाजार मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक विशुद्ध प्रतियोगिता का बाजार यानी पूर्ण प्रतियोगिता का बाजार, दूसरा होता है विशुद्ध एकाधिकार यानी एकाधिकारी बाजार। ठीक है, तो एक तरफ तो होता है पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है, मैं लिख नहीं पा रहा कहीं ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता। दूसरे सिरे पर क्या है? एकाधिकार, विशुद्ध एकाधिकार, विशुद्ध प्रतियोगिता। देखो इधर लिख देता हूं, है ना, विशुद्ध प्रतियोगिता और इधर है विशुद्ध एकाधिकार। अब एक सिरे पर यह है, दूसरे सिरे पर वो है, और इनके बीच में अंतरिक्त स्थितियां हैं जो बाजार की, जैसे द्वि अल्पाधिकार, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता, है ना, एकाधिकार, अपूर्ण प्रतियोगिता। तो पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, ये 3 प्रतियोगिता हैं, आपको याद करनी है। बहुत सारी हैं, यानी अल्पाधिकार, यानी ड्यूपोली, मोनोपोली, है ना, बहुत। इन प्रतियोगिताओं में मूल्य का निर्धारण, ठीक है, बाजार की स्थितियों पर निर्भर करता है। इनकी विशेषताएं वगैरह सब हम इसमें पढ़ने जाने हैं। पूर्ति से संबंधित जो परिस्थितियां हैं, दिशाएं हैं, विभिन्न बाजारों में मांग और पूर्ति की जो स्थिति है, तो उसका अध्ययन भी हम कीमत निर्धारण के अंतर्गत करने वाले हैं।
तो नंबर 4, साधन कीमत निर्धारण। साधनों की तो बात जानते हो, उत्पादन के साधन मैंने आपको कई बार बताए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। आपकी किताब में उत्पादन के 4 साधन दे रखे हैं। पहला दे रखा है भूमि, दूसरा है श्रम, तीसरा है पूंजी, चौथा है साधन। ठीक है, और एक साधन अतिरिक्त संगठन, ये प्रबंधक है। 5 साधन। देखिए, किसी ने बताया उत्पादन के साधन 2 होते, किसी ने कहा 5 होते, किसी ने कहा अनगिनत होते। उत्पादन के साधन कितने हैं इसमें समझ से एक मत नहीं है। किसी ने बताया 2, दोनों जिसने 2 कहा उसने कहा कि भूमि और श्रम, ये दोनों जब मिलते हैं तो बन जाता है पूंजी, यानी उत्पादन का तीसरा साधन उत्पन्न हो जाता है, जिसको हम पूंजी कहते हैं। ठीक है, चूंकि साहस श्रम का ही परिवर्तित रूप है। मैं मेहनत कर रहा हूं, यानी श्रम कर रहा हूं, तो मैं श्रमिक ही हूं। एक व्यवसायिक उद्योगपति वो भी श्रम करता है, तो वो भी एक श्रमिक ही है। एक मैनेजर वो भी मनुष्य है, वो भी श्रम करता है, तो वो भी श्रमिक ही है। तो उत्पादन के केवल 2 साधन हैं, कौन कौन? भूमि और श्रम। और इन दोनों का संयोग हो जाएगा तो पूंजी बन जाएगी। जैसे लोहा मिल गया और मिस्त्री मिल गया तो कार बन गई, हथौड़ा बन गया, कुल्हाड़ी बन गई। तो संगठन, ये उत्पादन के जो साधन हैं, इन साधनों को उनका पुरस्कार दिया जाता है। अब इन साधनों का पुरस्कार किस प्रकार निर्धारित होगा या किस प्रकार निर्धारित होता है? तो वस्तु कीमत निर्धारण तो है ही है, साधन कीमत निर्धारण। ठीक है, किसी भी साधन को वितरण का सीमांत उत्पादक का सिद्धांत है, वितरण का आधुनिक सिद्धांत है, जिसके द्वारा हम साधन कीमत का निर्धारण करते हैं। आजकल क्या होता है ना कि साधन की मांग और साधन की पूर्ति जहां पर इक्वल होते हैं वहीं उस साधन का पुरस्कार निर्धारित होता है। जैसे श्रम की मांग, श्रम की मांग हो गया और श्रम की पूर्ति, मांग और पूर्ति। ठीक है, और यहां पे हम लिख देंगे मजदूरी, क्या लिखेंगे? मजदूरी। और जहां पर श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति इक्वल हो जाएगी, वही मूल्य यानी मजदूरी की दर का निर्धारण हो जाएगा। तो ये जो सिद्धांत है ना, वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत आधुनिक अर्थशास्त्र के हाथ में वितरण का सामान्य सिद्धांत बन जाता है। तो साधनों के पुरस्कार का निर्धारण, जैसे भूमि को मिलता है लगान, तो लगान का निर्धारण किस प्रकार होता है? मार्शल ने आभास लगान दिया, रिकार्डो ने ये रिकार्डो का लगान सिद्धांत है, रिकार्डो का लगान सिद्धांत है। तो वो भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न सिद्धांतों का, है ना, लाभ का निर्धारण, ब्याज का निर्धारण किसने दिया? तरलता पसंद की। आधुनिक अर्थशास्त्र में पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति और ब्याज, है ना, तो का निर्धारण करते हैं। तो आधुनिक सिद्धांत तो वही है, मांग और पूर्ति का सिद्धांत। तो साधनों की कीमत का निर्धारण किस प्रकार होता है, इसका अध्ययन भी हम इसमें करते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र। ठीक है, अब हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व का थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं। ठीक है, जैसे अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली का जो ज्ञान है वो हमें किससे मिलता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र से मिलता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से मिलता है। ठीक है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के या कहिए कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपयोग अनेक हैं, कई हैं, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है अर्थव्यवस्था के क्रिया कारण, मतलब कहिए कि क्रियाशीलता को का ज्ञान होना, कार्य, यानी कि जो ये अर्थव्यवस्था की कार्य प्रणाली है इसका ज्ञान प्राप्त होना। किस तरीके से
अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो घटक हैं आपस में किस प्रकार से तालमेल करके जो है यानी कि उत्पादन कर रहे हैं, किस प्रकार से सहयोग कर रहे हैं, क्या क्रिया कार्य प्रणाली है अर्थव्यवस्था की, इसका ज्ञान सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि इसी ज्ञान के आधार पर आगे भविष्यवाणी होती है। सरकार आर्थिक नीतियां बनाती है, आर्थिक नीतियों का सीधा प्रभाव व्यक्तिगत लोगों पर पड़ता है। कर से निर्धारण, कर निर्धारण वगैरह कुछ भी हो, सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक व्यय किया जाता है उसका प्रभाव उत्पादन, रोजगार और वो सीधा जनता पे ही आके पड़ता है। तो सबसे सरकार की आर्थिक नीतियों को बनाना हो या लागू करना हो या उनका प्रभाव जानना हो तो वो भी व्यक्तिगत अर्थशास्त्र पर ही निर्भर करना है। आर्थिक कल्याण, कितना आर्थिक कल्याण हो रहा है ना, उसका ज्ञान भी आपको यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र देगा। प्रबंध संबंधी जो नीतियां हैं वो बनाई जाती हैं, वो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र पर ही निर्भर करती है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग, ये छठा है। तो ये भी जो है आजकल तो प्रत्येक देश बहुत क्लोज है, एक दूसरे से व्यापारिक संबंध अरबों खरबों में हो रहे हैं। अब चीन हमारा दुश्मन है लेकिन फिर भी आर्थिक संबंध उसके साथ में है। हमारे संबंध ब्रिटेन से हैं, फ्रांस से हैं, इंग्लैंड से हैं, जापान से हैं, सभी देशों से वस्तुएं भारत में आती हैं और भारत की निर्मित वस्तुएं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी आधार दो ही तो चीजें हैं, आयात निर्यात। तो इन सब का ज्ञान जो है आपको अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहयोग ये आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है और एक दूसरे के ऊपर हम निर्भर हैं आज की तारीख में। तो इसका अध्ययन भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में। चलिए आज के टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं और कल हम आपको बताएंगे व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। आप सबका धन्यवाद।